सभी साथियों को नमो बुद्धाई और प्रातः वंदन। मित्रों, आज हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि भारत को बौद्ध शासन काल में विश्व गुरु की उपाधि किस प्रकार से मिली और भारत के अंदर बौद्ध विश्वविद्यालय जो दुनिया के सबसे बड़े और महान विश्वविद्यालय रहे विक्रमादित्य के समय और चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जो आज भी विश्व के सबसे महान विश्वविद्यालयों में गिने जाते हैं, तो तक्षशिला हो या नालंदा विश्वविद्यालय हो। चीन से आने वाले दो यात्रियों के बारे में आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ह्वेनसांग और फाहियान। ये दो विश्व के वो महान विशेषज्ञ थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को दुनिया तक फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये उस दौर में भारत में आए जब भारत को बौद्ध साहित्य और बौद्ध धर्म के बारे में सबसे प्रगाढ़ प्रसिद्धि प्राप्त थी और भारत की कीर्ति पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के कारण फैल रही थी। ये दौर था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का। पहले ह्वेनसांग भारत आते हैं और चीन से चलकर पैदल यात्रा करके, उस ज़माने में किसी प्रकार के प्लेन की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो अपने कदमों से चलते हुए, शायद अधिकांश लोगों ने तो ह्वेनसांग और फाहियान के चित्र भी नहीं देखे होंगे, लेकिन जब बौद्ध साहित्य को हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में जानना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि दो ही वैज्ञानिक ऐसे थे, खोजकर्ता थे, जिन्होंने भारत के बौद्ध साहित्य को खोज करके एक पुस्तकों के माध्यम से दुनिया को बताया और दुनिया को ये बताया कि भारत को विश्व गुरु क्यों माना जाता है। कि उस ज़माने में जो दुनिया के अंदर विश्वविद्यालय नहीं थे, तो भारत के अंदर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, और आज तो भारत सरकार ने उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है और उन्हें दोबारा नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्वेनसांग कौन थे। तो ह्वेनसांग चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत के अंदर 629 से ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक लगभग पूरे 15 वर्ष भारत की यात्रा की, और चीन से चलकर वो कश्मीर में पहुंचे और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की अनेक स्थानों की उन्होंने यात्रा की। बौद्ध शिलालेखों का अध्ययन किया, उसको पढ़ा और अपनी भाषा के अंदर उसे लेख बना दिया। दूसरे भाषाओं के साहित्य को पढ़ना एक बहुत ही नामुमकिन कार्य है, और जिस समय किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने अथक प्रयास किए और पाली भाषा न जानने के बावजूद भी उनकी इच्छा शक्ति, ज्ञान पिपासा इतनी तीव्र थी तो वो भारत आए और उन्होंने बौद्ध साहित्य का बारीकी से अध्ययन किया, और जितने भी ऐतिहासिक स्थल थे बौद्ध से जुड़े हुए, तथागत गौतम बुद्ध से, उनकी बारीकी से उसकी स्टडी की और उसे लेखबद्ध किया। तो लगभग पूरे 15 वर्ष ह्वेनसांग भारत के अंदर रहे और उत्तर भारत से दक्षिण भारत की उन्होंने यात्राएं की, और नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने 5 वर्ष तक नियमित रूप से अध्ययन किया, और काफ़ी समय तक 5 से 7 वर्ष उन्होंने हरियाणा की यात्रा की। हरियाणा के अंदर बौद्ध साहित्य काफ़ी बिखरा हुआ था, उन्हें संग्रह करने का प्रयास किया। उसके बाद में फाहियान भारत में आते हैं और वो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक, ये भी लगभग 15 वर्ष तक भारत के अंदर रहकर बौद्ध साहित्य का विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। बौद्ध साहित्य में जो तीर्थ स्थल जो बताए जाते हैं, जिसके अंदर कुशीनारा, कपिलवस्तु, बौद्ध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, इन स्थानों की उन्होंने बहुत बारीकी से स्टडी की, अध्ययन किया, और जितने भी शिलालेख
जो पाए जाते हैं उन शिलालेखों को पढ़ करके उसे संग्रह के रूप में अपने साहित्य में समाहित करने का प्रयास किया और पुस्तकों के द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि बुद्ध ने किस प्रकार के मानव कल्याण का एक ज्ञान खोजा है जिसे धम्म कहा गया है, और इसको अपने चीन में ले जाकर के दुनिया को बताया। और आज चीन, जापान, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब जो देश हैं वो बौद्ध कंट्रीज हैं, थाईलैंड है। बौद्ध, इन दोनों का भारत में आने का जो मुख्य उद्देश्य था सिर्फ ये था कि बौद्ध ग्रंथों की खोज की जा सके, कि बौद्ध साहित्य जो लुप्त होते जा रहे हैं उन बौद्ध साहित्यों को कैसे दुनिया के सामने लाया जा सके। बौद्ध शिलालेखों का इन्होंने अध्ययन किया और बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्राएं की, बौद्ध गया, लुम्बिनी, कुशीनारा आदि स्थान पे। मुख्य उद्देश्य क्या था कि बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रमाणिक प्रतियां ढूंढना, वास्तविक तथ्यों को खोज करके दुनिया को बताना, क्योंकि वो जब तक वो स्वयं यहाँ नहीं आते, शिलालेखों को नहीं पढ़ते, उन इतिहासों को नहीं जानते, तब तक शायद उनका ज्ञान अधूरा माना जाता। तो प्रमाणित प्रतियां एकत्रित करना और उनका अध्ययन करना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और फाहियान ने अपनी पुस्तक बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख नाम से एक पुस्तक निकाली, और इस पुस्तक के अंदर ये स्पष्ट रूप से बताया कि बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म जो है भारत की एक सबसे बड़ी दुनिया की उपलब्धि है, और इस मार्ग पे चलकर सभी लोग अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं और सबको शांति के मार्ग, युद्ध के मार्ग को छोड़कर शांति के, करुणा के मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है। और यही भारत की संस्कृति थी जिसने भारत को विश्व गुरु बनने के लिए योग्य बनाया। और जो भी इनसे प्रेरित होकर ह्वेनसांग ने और फाहियान ने पूरी दुनिया के अंदर भारत के बौद्ध धर्म की पहचान को स्थापित करवाया, और इनसे प्रेरित होकर दुनिया भर के अनेक देश के वैज्ञानिक, जो रिसर्च करने वाले लोग थे, वो भारत आने लगे और बौद्ध साहित्य को अपने साथ अपने देशों में ले जाकर के उसका प्रमाणीकरण करने लगे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बौद्ध इतिहास इतना पुराना है जो भारत की एक पहचान है। और तथागत गौतम बुद्ध का भारत में कपिलवस्तु में जन्म होना ही एक अपने आप में बहुत गौरव की बात है हम सब के लिए। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि एक वो दौर था जब भारत को शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु की उपाधि दी गई थी, तो वो था बौद्ध काल। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, और ये लगभग 629 से 399 तक का जो कार्यकाल था, इस समय था। इस दौरान इन दोनों यात्रियों ने भारत की यात्रा की और पूरी दुनिया को भारत के बौद्ध धर्म के लिए के बारे में प्रेरित किया, जागृत किया और इन शिक्षाओं को दुनिया तक फैलाया। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसी शिक्षा से वंचित हैं और उसकी जानकारी भी हम नहीं इकट्ठा करना चाहते हैं। आपको हमारी जानकारी किस प्रकार की लगी, और ये अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और ये अवश्य लिखें कि आप किस शहर से हैं, और आपका नाम सहित लिखें कि आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और हम चला रहे हैं आपके लिए इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर बौद्ध साहित्य की जुड़ी हुई घटना को लाने का प्रयास करते हैं। सभी को साधुवाद, नमो बुद्धाय।